FOM2 exercise 2 first, second, third, fourth. Yes sir. फोर्थ में देखो तो 3 क्लास के बजाय डेली 2 क्लासेस। चलो देखते हैं क्या हो सकता है इसका। अभी पहले फोर्थ देख लो तुम। फोर्थ में mod of mod x minus 1 plus a mod is equal to 4। ठीक है, पहले अब बाहर वाला मॉड ओपन होगा तो mod x माइनस 1 प्लस ए इज इक्वल टू यह आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहां से अगर हम mod x माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी या तो 4 माइनस ए एंड mod x माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 माइनस ए। ठीक है सर आप क्या ले रहे हो सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। FOM2 का डिस्कशन चल रहा है पहले 10 क्वेश्चंस का जो होमवर्क दिया था। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब तुम बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये वाला है या ये वाला है? -4 माइनस है। -4 माइनस है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे अगर a इफ a इज लेस देन -4। एक मिनट, छोटा नंबर ये है ना, फिर उसके बाद ये क्वांटिटी अगर निगेटिव होती है लेस देन 0, ठीक, यहाँ पे ऐसे सोचना केसेस, ये 4 माइनस है, ये निगेटिव होगा एंड ये। ठीक है, चलो यहाँ पे इससे केसेस बनाते हैं। अगर a इज ग्रेटर देन 4 तो ये वाली क्वांटिटी बताओ कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। एंड ये वाली क्वांटिटी कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव आएगी। तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या हमें? नो सर। नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने a को 4 के इक्वल ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 0। 0। ये कितना रहेगा? -8। तो क्या यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या सेकंड से? यहाँ से कितने मिलेंगे? 1। एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 है ना, a इज इक्वल टू 4 ले लिया तो ये 0 आ जाएगा और ये निगेटिव रहेगा। मॉड निगेटिव के इक्वल हो नहीं सकता है, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। आएगा सॉल्यूशन यहाँ से, और वो कितने आएंगे? 1 सॉल्यूशन। ठीक है, 1 सॉल्यूशन रहेगा। फिर उसके बाद a को हमने ले लिया लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -4, तो ये क्वांटिटी बताओ कैसी रहेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगी। और ये वाली क्वांटिटी? ये क्वांटिटी बताओ। अगर a को हमने -4 ले लिया तो ये निगेटिव रहेगी, तो यहाँ से अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। और ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड ओपन होगा प्लस माइनस, मतलब ये आ जाएगा ना, जैसे मान लो ये मॉड x माइनस 1 2 आ गया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x की कितनी वैल्यूज मिलेगी हमें? 4। नहीं दो 2 वैल्यूज ना, यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेगी, तो 2 सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये a इज इक्वल टू -4 हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज मिलेगी? 2। ये कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से x की कितनी वैल्यूज? 1। एक वैल्यू। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 3। 3 सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद a की वैल्यू हमने लेस देन 4 ले ली, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे? 4 सॉल्यूशंस। पॉजिटिव 4 ना? हाँ
4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो देख लो हमें क्या बोला गया है, द इक्वेशन कैन हैव रियल सॉल्यूशंस फॉर x, मतलब इसके लिए देखो 4 के लिए भी एक सॉल्यूशन मिलता है रियल सॉल्यूशन, -4 to 4 के बीच में 2 सॉल्यूशंस, -4 पे 3 सॉल्यूशंस एंड लेस देन -4 पे 4 सॉल्यूशंस। तो एक भी सॉल्यूशन अगर होगा इसका तो वो भी चल जाएगा। तो इसके लिए a क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि इक्वल टू 4 लेंगे तो एक सॉल्यूशन, -4 to 4 के बीच में 2, -4 पे 3 एंड लेस देन -4 पे 4 सॉल्यूशंस। अगर हमने a को इससे छोटा ले लिया तो हमें रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो तीनों केस का यूनियन, चारों केस का यूनियन। इसमें ये वाला जो अब हमें सॉल्यूशन मिल रहा है उन केसेस में से ए लेना है। तो ए ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस पहला वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. फिफ्थ, सर फर्स्ट डाला है मैंने। फर्स्ट तो आसान है, एक मिनट देख लो फर्स्ट में क्या है। यहाँ पे 3 mod x plus 1 -2 into 3 की पावर x इक्वल टू 3 into mod, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या है, 0, और इसका -1, तो ये देख लो उसके अकॉर्डिंगली केसेस। तो सबसे पहली केस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये वाला मॉड बताओ कौन सी साइन के साथ ओपन होगा, Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन, एंड ये वाला भी पॉजिटिव के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर x plus 1 -2 into 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 into 3 की पावर x -1 plus 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 की पावर x plus 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x into 3 की पावर 1, ये -2 into 3 की पावर x 3 की पावर x -2 plus 1। तो ये देख लो, इसको जब इधर लेके आ जाएंगे हम तो ये 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाता है इसमें कैलकुलेट जब करेंगे तो, क्योंकि एक तरफ लेके आ जाओ ये 3 की पावर x को, एंड ये -1 यहाँ पे बनता है, उसको इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0। तो ये एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें क्योंकि वो इसमें लाई करता है। फिर उसके बाद केस 2 क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, उस केस में ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ और ये वाला मॉड निगेटिव सर के लेस साथ। देन 0 आएगा ना बस, हाँ लेस देन 0 आएगा ना बस, हाँ, सिर्फ लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0 आएगा सिर्फ, और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये वाला निगेटिव के साथ। तो ये 3 की पावर x plus 1 -2 into 3 की पावर x 2 into 1 minus 3 की पावर x plus 1। तो यहाँ पे देख लो 3 into 3 की पावर x, ये वाला ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो 3 की पावर x 1 x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 पे ओपन ब्रैकेट है, तो ये वाला तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये गया। फिर उसके बाद केस 3 में क्या हो जाएगा, x लेस देन -1, तो दोनों मॉड निगेटिव के साथ ओपन होंगे, 1 - 3 की पावर x plus 1। तो यहाँ पे 3 की पावर -x -1 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये देख लो 3 की पावर -x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 की पावर -x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये इसमें आता है, तो ये दूसरा सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 2 2, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सर Yes, sir. कौन सा, सर 6, सिक्स्थ में मॉड को डिफाइन करके, क्योंकि इसमें मॉड है और मॉड नहीं है, ऐसे केसेस है ना। पहले लॉग की हम बात कर लेते हैं। ये x² -4x plus 3 अपॉन x² प्लस mod x -5। तो ये बताओ ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, ये न्यूमरेटर कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव,
साइन पॉजिटिव यानी नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो लॉग तो हमेशा डिफाइन होगा, तो लॉग को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लॉग क्यों डिफाइन होगा? क्योंकि ये मॉड पॉजिटिव आता है, +3 करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। नीचे वाला भी देखो ये x स्क्वायर एंड मॉड तो पॉजिटिव रहता है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हमें। लॉग को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लॉग डिफाइन है यहाँ पे, क्योंकि बेस भी 3 है, अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। तो डायरेक्टली अब लॉग को हटा दो, तो लॉग जब हटेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 3 की पावर 0। इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि ये 3 क्या है, 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है लॉग का, तो ये हो जाएगा। अब ये नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 5। अब यहाँ पे मॉड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए केसेस बनाने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, इसमें कितने 0 एंड 4 एंड इसमें 5 है। तो पहली केस जो बनती है x लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये वाला मॉड बताओ कौन से साइन के साथ ओपन होगा? नेगेटिव के साथ। इसको अलग से, अरे पॉजिटिव के साथ, एक मिनट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लिखना है मुझे यहाँ। ये पहले अभी इसके लिए देख positive लेते हम। 5 से बड़े में ये पॉजिटिव रहता है x माइनस 5, 5 से छोटे में निगेटिव। अब x स्क्वायर माइनस 4x की बात कर लेते, तो इसमें 2 है, 4 से बड़े में पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो केसेस थोड़ा सा हमें ढंग से बनाने पड़ेंगे। तो पहली केस आती है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी x माइनस 5 भी पॉजिटिव है, एंड ये x स्क्वायर माइनस 4x कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। तो ये x स्क्वायर गया, फिर ये क्या आ जाएगा 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x, x लेस देन और इक्वल टू 8/5। क्या ये चलेगा क्या? बताओ। No, sir. यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये कह रहा है सॉल्व करने के बाद आ रहा है x लेस देन और इक्वल टू 8/5, तो केस 1 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5। दूसरी केस बताओ क्या रहेगी, सोच समझ के थोड़ा। दूसरी 4 केस से 5। 4 से 5, बहुत बढ़िया, 4 से 5 रहेगी दूसरी केस। तो केस 2 ये रहेगी यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लेस देन 5, तो उस केस में ये वाला मॉड तो निगेटिव के साथ ओपन होगा एंड ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 माइनस x। तो ये x स्क्वायर गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो -2 ग्रेटर देन ये 3x, तो x लेस देन और इक्वल टू -2/3। क्या ये चलेगा क्या? नहीं। नहीं, तो इसका भी आंसर x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। केस 3 क्या बनती है अब? x लेस देन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में ये वाला भी निगेटिव के साथ और ये वाला भी निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो ये देख लो 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 3 लेस देन x स्क्वायर प्लस 5 माइनस x, तो एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो 2x स्क्वायर, इधर 0, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -5x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये फैक्टराइज करने के बाद इसके फैक्टर्स आ जाएंगे ये, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। फाइनली इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आता है, ये 1/2, फिर उसके बाद 2, ये 0 एंड 4। आवाज आ रही है अब? यस। हाँ, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो ये देखो, पहले इसको इंक्लूड करना है नहीं करना है वो देख लेते हैं। 4 पे ओपन, यहाँ पे इंक्लूडेड है, इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा 4, 2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, लेकिन 0 आएगा, देख लो, क्योंकि 0 पे यहाँ पे भी क्लोज है, 0 इसमें भी इंक्लूडेड है।
तो केस कहती है 0 to 4, सर सॉल्व करने के बाद ये आ गया। हाँ वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू थी ना वो इनइक्वालिटी। ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या? हाँ सर। इक्वल टू है, फिर यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू रहेगा, और इक्वल सर टू। वो इक्वलिटी चेंज है ना, मतलब ग्रेटर हाँ? देन और इक्वल टू उल्टी है सर वो। उल्टी हो गई क्या? अरे फिर सॉल्व करना है, पूरा गड़बड़, पूरा हटाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देख लो यहाँ पे, ये उल्टा कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 2x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 1/2 to 2। देख लेंगे। अब 1/2 to 2 इसमें इंक्लूडेड होता है, 0 to 4 में भी आता है ये 1/2 and 2। तो देख लो अब इंक्लूड करना है नहीं करना है। तो 0 को तो इंक्लूड नहीं करना था, 0 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 को भी नहीं करेंगे, 1/2 को करेंगे, 2 को करेंगे। सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1/2 to 2, केस कहती है 0 to 4, तो यही उसका आंसर है इस केस का, 1/2 to 2। ठीक है, अब अगली केस है केस कौन सी, फोर्थ। केस फोर्थ में क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, और x लेस देन जब 0 होगा तो दोनों मॉड, ये वाला तो निगेटिव के साथ ओपन होगा लेकिन ये वाला पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो देख लो यहाँ से ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 माइनस x, तो x स्क्वायर गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये कितना 3x, तो x लेस देन और इक्वल टू -2/3। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है। तो इसका जो आंसर है -∞ to -2/3, फाइनली सबका यूनियन। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -2/3 यूनियन 1/2 to 2। इसमें पूछा क्या गया है वैसे हमें, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। तो एक ही प्राइम नंबर आता है, कौन सा, 2। ठीक है, क्लियर है। यस सर। फिर उसके बाद 7th 8th 9 10। सर हाँ 10th 8 में बस वो ओपन करना है ना। 8th में देखो क्या है, मॉड x माइनस 1 की पावर a इज इक्वल टू -1 की पावर 7 एंड a इज इक्वल टू गिवन है ये, तो a इज इक्वल टू देख लो ये क्या आ जाता है, 2 log x बेस 3। ठीक है, 2 log x बेस 3 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद -2 ये 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर तो 2 बाहर, अब ये है ये आ जाएगा, तो 2 log x बेस 3 -4 अपॉन log x बेस 3, ये a है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a को क्या होना चाहिए, 7। a को 7 होना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए x देख लेते क्या होता है, बाद में एक चीज और बताऊंगा। इसको 7 के इक्वल कर दो और थोड़ी देर के लिए ये log x बेस 3 की जगह पे t, तो ये 2t - 4 अपॉन t इज इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर -7t प्लस -4, ये आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स देखो, 2t स्क्वायर -8t प्लस t माइनस, हाँ तो यहाँ से 2t बाहर, t -4 प्लस 1 t -4 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज आ जाएगी, 4 and -1/2। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर 4 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर -1/2। लेकिन और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्या यहाँ पे x लेस देन 1 चलेगा क्या? नो सर, लेस देन 1 लेने से क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिव साइन है। ये तो पॉजिटिव आ ही रहा है, मॉड तो पॉजिटिव आएगा, ये x -1 कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एंड उसकी पावर 7 तो निगेटिव आएगा। तो क्या ये इक्विलिटी डिफाइन मतलब सेटिस्फाई होगी क्या?
अगर हमने x को नहीं। लेस देन 1 ले लिया तो नहीं होगी। नहीं। तो इसकी वजह से x बस एक ही वैल्यू ले सकता है, यहाँ से 3 की पावर 4। तो x की एक ही वैल्यू है 3 की पावर 4। सर ठीक है। उन्होंने ना पीछे आंसर 2 दिया है, मेरा भी एक ही आ रहा था। एंड फिर उसके बाद एक ही और एक x की और एक वैल्यू ले लो तुम 2, x की और एक वैल्यू ना 2। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ, ये तो हो गया, एक तो 3 की पावर 4 आ गया, लेकिन दूसरी एक वैल्यू क्या रहेगी, अगर ये 1 हो जाए, ये x माइनस 1 हो जाए, उसकी पावर अब कुछ भी आने दो, उसकी पावर कुछ भी आने दो, ये तो 1 ही रहेगा और ये भी 1 रहेगा। तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 एंड एक वैल्यू ये है। ठीक है, क्लियर है। अब 3 की पावर माइनस 1/2 इसको नहीं करता है सेटिस्फाई, क्योंकि उसके लिए ये निगेटिव हो जाएगा और ये तो पॉजिटिव है, तो ये हट गया। तो एक वैल्यू कौन सी, 3 की पावर 4, एंड दूसरी वैल्यू कौन सी, जब ये 1 बन जाए और 1 की पावर यहाँ पे ये कुछ भी आने दो, यहाँ पे कुछ भी आने दो, तो ये हमेशा क्या रहेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 दूसरा। तो दो सॉल्यूशंस। ठीक है, कैसे आते, क्लियर है अब दो सॉल्यूशंस। यस सर। चलो नेक्स्ट, अब 9th है क्या, 9th में देखो log x बेस रूट 3 माइनस 2 का मॉड माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ तुम मुझे क्या है। एक मिनट, यहां से ये बाहर आ जाएगा, तो ये log x बेस 3 माइनस 2 एंड ये log x बेस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 9 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 3। ठीक है, तो ये देख लो 3 9। सबसे पहली केस क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे log x बेस 3 की जगह पे t, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2t माइनस 2 माइनस टाइम्स ऑफ t माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा t माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 गया, तो t इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3 की पावर टू 9, तो देखो 9 इसमें आता है तो ये चलेगा। फिर केस 2 क्या रहेगी यहाँ पे, x लेस देन 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये वाला मॉड तो कौन से साइन के साथ ओपन होगा, निगेटिव के साथ, क्योंकि इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव आती है, एंड ये वाला पॉजिटिव के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2t माइनस 2 माइनस के साथ ओपन हो रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये t माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 9, तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि x लेस देन 9 है, तो केस 2 का आंसर 5 है। एंड फिर उसके बाद केस 3 रहेगी x लेस देन 3, तो इसमें दोनों मॉड निगेटिव के साथ, तो ये 2 माइनस 2t माइनस टाइम्स ऑफ t माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 गया, तो t इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर माइनस 2, तो चल जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो कौन सी 9 एंड एक आ रही है 1/9। एंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x पूछा गया, तो इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है, एक। ये वाली इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये क्या आएगी 10th। सर 10th बता। 10th में ये है, हाँ सर समझ। क्लियर है। सर एक बार प्रीवियस भेज दो ना सर, इससे भी पहला। ये तीसरी क्लास में क्या हर दिन इतने ही रहते हैं क्या? हाँ सर। क्या हो जाता है तीसरी क्लास में, ऐसा क्या हो जाता है? सर तीसरा क्लास है ना इसलिए सर। तीसरा क्लास है ना इसलिए। सर सुबह के क्लास में 38 39 रहते हैं
बाद में 9 बजे के क्लास में 30 to 35 बच्चे रहते हैं, उसके बाद में तो 30 के नीचे आ जाते हैं। क्या तुम लोग भी हो, घर पे बैठ के कुछ और काम होते हैं क्या तुम लोगों को? ऑफलाइन में तो 4 होते, तब क्या करेंगे? वही तो, पता नहीं कैसे झेलेंगे ये। हो गया? यस सर। हाँ सर हो गया। तो कल के लिए अगले 10 क्वेश्चंस, कल का होमवर्क है नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक? तो अगले 10 क्वेश्चंस हैं। बाकी बाइनोमियल में कल क्या हुआ था बताओ? सर आपने वो 2 क्वेश्चंस दिए थे। 2 क्वेश्चंस दिए थे क्या? ठीक है, 1 मिनट। ऋषभ को क्या हो गया? उस दिन डांट दिया तो उसके बाद दिखाई नहीं वो। सर वो घूमने गया है सर 8-10 दिन के लिए। घूमने गया है? राजस्थान गया है वो। हाँ सर अच्छा, राजस्थान। बोल भी रहा था कुछ राजस्थान जाने वाला वो, है ना? हाँ सर, उसने कहा था। क्या घूमने जा रहे हो राजस्थान? मतलब 31st वहां पे मनाने वाला है क्या? सर वो बीच बीच में आता है पर लेक्चर में। कब आज तो नहीं दिखा, चलो कोई नहीं, आ जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था? यही था कि x की पावर 12 का कोएफिशिएंट? हाँ सर यही था। हाँ सर, पहला वही था। 1 मिनट, क्या पूछ रहा है ये हितेश? 31 जैन तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन बड़ा है तो अपने क्लासेस स्टार्ट होंगे? अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते हितेश, 3 तारीख तक पूरा कंफर्म हो जाएगा, होंगे या नहीं होंगे 3 तारीख को। कंफर्म हो गया सर, नहीं होगा सर, कुछ स्टार्ट नहीं होगा। सर मुंबई में सर फिर नहीं से होने सर वाला। 14 जैन तक क्लासेस चालू करने का फिर से मतलब लॉकडाउन घोषित कर दिया उधर। लॉकडाउन ऑफलाइन क्लासेस 14 के बाद वो डिसाइड करेंगे, ऐसा बोले। 14 जैन के बाद। वही है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, देखते हैं नासिक में क्या होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये था, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 किसमें? इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 10, 1 प्लस एक्स की पावर 10 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, यहां से भी कुछ पावर लेनी है, यहां से भी लेनी है, यहां से भी लेनी है। इस वाले में 2 ही पावर्स अवेलेबल है, कौन सी? x की पावर 0 एंड x की पावर 10। यहाँ पे भी 2 ही पावर्स अवेलेबल है, x की पावर 1 एंड x की पावर 6। तो यहाँ से मान लो हम x की पावर 0 ले रहे हैं, यहाँ से x की पावर 0 ले रहे हैं, तो पूरी पावर यहाँ से आनी चाहिए x की पावर 12, है ना? फिर उसके बाद मान लो हम यहाँ से x की पावर 6 ले रहे हैं, यहाँ से x की पावर 0 ले रहे हैं, तो यहाँ से x की पावर 6 आना चाहिए। कैसे बना रहा हूं मैं, कैसे बनते हैं। फिर यहाँ पे मान लो x की पावर 6, यहाँ पे या तो x की पावर 0, वरना एक काम करना, किसी एक को फिक्स कर दो, फिर उसके बाद केसेस बनाओ। मान लो पहले हम यहाँ से x की पावर 0 ले रहे हैं, उसके लिए क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं वो देख रहे हैं। पहले x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 12, यहाँ से x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 10 भी ले सकते हैं हम। तो अगर यहाँ से x की पावर 10 ले लिया, तो यहाँ से x की पावर 2। तो जब यहाँ से x की पावर 0 ले रहे हैं, तो ये 2 केसेस बनते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनती, देख लो। फिर अब यहाँ से x की पावर 6, उसके लिए देखते हैं कितने केसेस। यहाँ पे x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 6, यहाँ पे x की पावर 6, x की पावर 10। क्या ये केस पॉसिबल होगी क्या? नो सर। नहीं होगी ना, पावर 16 हो गई, और यहाँ पे -4 पावर आ ही नहीं सकती। पावर कैसे आ रही? 2 का मल्टीपल और प्लस में पावर आएगी, तो उसकी वजह से ये तीसरी केस तो पॉसिबल ही नहीं होगी, तो वो गई। अब इसकी जनरल टर्म देख लो कितनी आती है, 10 CR x की पावर में 2R।
तो पहली केस का आंसर देख लो, हमें r की जगह पे 6 पुट करना पड़ेगा तभी x की पावर 12, तो ये 10c6 1 into 1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1। फिर अगला, अब यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 चाहिए तो r की जगह पे 1, तो 10c1, फिर यहाँ पे x की पावर 10, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 है। फिर अगले में x की पावर 6 चाहिए तो r की जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 10c3, यहाँ पे x की पावर 0 तो 1, x की पावर 6 तो 1, तो ये इसका आंसर है। कितने लोगों को आ गया था ये? So, इसका फाइनल आंसर क्या है? फाइनल हाँ सर, आ गया था। करना पड़ेगा, ये 10c6 मतलब ये आ जाएगा 7 into 8 into 9 into 10 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 10 प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, वही है 10c3, तो ये 8 into 9 into 10 डिवाइडेड बाय 6, तो कैलकुलेट जब करेंगे तो 8 3, फिर इसके बाद 3 3 210 प्लस 10 एंड यहाँ पे 120, तो ये आ जाएगा 130 प्लस ये, तो ये आ रहा है 350 340 सॉरी 340 आ रहा है। ये क्या हो गया, कौन आवाजें निकाल रहा है ऐसी डरावनी? कौन था वैसे ये? सर किसी ने छींक खाई सर। तो क्या माइक ऑन करके छींकोगे क्या? डर डर गया मैं तो एकदम से, क्या हो गया ये? चलो ठीक है, कोई नहीं, 340 आंसर आता है इसका, कैलकुलेट कर लेना, वरना ऐसे भी रख सकते हो। फिर दूसरा देखो, दूसरे में क्या था, x की पावर 10 चाहिए ना, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 किसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 6, 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर में 8 एंड 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर में 7। यहां से बताओ x की कैसी पावर्स आने वाली है? ऑड। ऑड नहीं, 3 का मल्टीपल, ठीक है, 3 के 3 multiple, 6 9, यहाँ पे कैसी पावर्स, 4 के मल्टीपल्स, और यहाँ पे कैसी पावर्स, 2 के 2 के multiples। 2 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे ये देखो, अगर x की पावर 0 ले लिया हमने, केसेस देख लो कैसे बनते हैं, x की पावर 0 ले लिया तो यहाँ पे x की पावर 10 आ सकता है क्या? 4 के मल्टीपल्स आने वाले हैं, मतलब इसमें नहीं आ सारी सकता पावर c1 आएगी, इसमें सारी पावर c1 आएगी, इसमें 2 का मल्टीपल और इसमें 4 का मल्टीपल। तो क्या हम यहाँ पे 10 ले सकते हैं कि x की पावर 10? नहीं ना, x की पावर 8 ले नहीं सर। सकते हैं हम। जब x की पावर 8 ले लिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, x की पावर 2, फिर अब हाँ यहाँ सर। पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर अब 8 के बाद क्या आता है, 4 आएगा, 12 तो नहीं ले सकते, आगे नहीं जा सकते, पीछे ही जाना पड़ेगा, तो x की पावर 4, तो यहाँ पे आना चाहिए x की पावर 6 एंड यहाँ पे x की पावर 0, तो यहाँ पे x की पावर 0 एंड यहाँ पे x की पावर 10 आना चाहिए। तो ये 3 केसेस बनते हैं जब हम यहाँ से x की पावर 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ क्या हम x की पावर 3 ले सकते हैं क्या? यस सर। चलो मान लो तुमने 3 ले लिया, यहाँ पे पावर इवन आने वाली है, यहाँ पे पावर इवन आने वाली है, तो इवन प्लस ऑड, ये ऑड है ना 3, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है या इवन होता है? ऑड हो जाएगा। ऑड हो जाएगा, तो ऑड क्या होता हमें x की पावर 10 मिल पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं मिल पाएगा, तो x की पावर 3 के साथ हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो जाएंगे अब कहाँ पे, x की पावर 6 पे, तो x की पावर 6, क्योंकि 3 का मल्टीपल आने वाली x की पावर 3 तो हम नहीं ले सकते, x की पावर 6, अब यहाँ पे ये इवन आ गया तो चल जाएगा। यहाँ पे अब देखो x की पावर 8 तो नहीं ले सकते, x की पावर 4 हो गया कंप्लीट, x की पावर 10, x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 6, यहाँ पे x की पावर 0 और यहाँ पे x की पावर 4। तो इतने केसेस बनते हैं इसमें। तो इसकी जनरल टर्म देख लो,
या तो डायरेक्टली लिख ले, तो चलो 6C_R1 x की पावर 2R1, इसकी जनरल टर्म 8C_R2 x की पावर में 4R2 एंड 7C_R3 x की पावर में 3R3। तो पहली वाली केस देखो, उसमें हमें यहाँ पे x की पावर 2 चाहिए, तो R1 की जगह पे 1, तो ये 6C1, फिर यहाँ पे R2 की जगह पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा, तो 8C2 एंड यहाँ पे R3 की जगह पे 0, तो ये 7C0। फिर अगली केस देख लो, यहाँ पे हमें R1 की जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा, तो 6C3, फिर उसके बाद 8C1 एंड 7C0। फिर उसके बाद अगली केस यह आ जाएगा 6C5, 8C0, 7C0। ये हो गया थर्ड का आंसर। ऐसे ही अब जाएंगे फोर्थ पे। फोर्थ में यहाँ से x की पावर 6 आना चाहिए, यहाँ पे x की पावर 0, तो ये 6C0, फिर उसके बाद 8C1 एंड 7C2 एंड अगले वाले में आ जाएगा 6C2, 8C0 एंड 7C2। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कैसा भी क्वेश्चन आएगा कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने था तो हम कर सकते हैं। ये 3-3 वाला भी हमने देख लिया, इसके कल तक तो हमने 2-2 वाले देखे थे, होमवर्क में 3-3 का प्रोडक्ट दिया था, तो उसमें भी इस तरीके से केसेस बना के हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का आ गया था ये? हर्षवर्धन, चलो ठीक है, बढ़िया है। सर हाँ सर ये अभी 1+x² की पावर में 6 लिखा है, तो हम इसको x²+1 ऐसा उसकी पावर में 6 लिख के जनरल टर्म लिख सकते हैं क्या? क्या क्या? मतलब अभी ये 1+x² और होल की पावर में 6 है ना, हाँ हाँ, तो अभी उसको ऐसा इंटरचेंज करके मतलब x²+1 ये होल के पावर में 6, तो वो जनरल टर्म लिखेंगे तो वो सेम ही आएगा क्या? नहीं जनरल टर्म उसकी अलग होगी ना। पर मतलब वो टर्म्स तो सेम होंगी ना पर। नहीं नहीं, जनरल टर्म अलग होगी, वो एक्सपांशन अलग, वो एक्सपांशन अलग, ऐसे होता है ना। एक बार देख लो तुम करके, x+1 की पावर n एंड 1+x की पावर n। तो अगर 1+x की पावर n में कोई टर्म स्टार्टिंग से rth नंबर की टर्म होगी, तो x+1 की पावर n में वो एंड से rth नंबर की टर्म होगी, ऐसा होगा वो। बाकी उसका वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये सेम आता है, वो बाद में बता दूंगा मैं क्यों सेम होता है। क्लियर है अब ये केसेस? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो बोलो हितेश। लास्ट पेज, जल्दी लिखो। हाँ जल्दी करो। हो गया सर। हो गया, चलो अब आगे। तो इसमें लिखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स in the expansion of 1+x+x² की पावर में 20। चलो ये मैं बता देता हूँ, दूसरा तुम्हारे लिए रहेगा। इसको मैंने कैसे रीड करने के लिए बताया था तुम लोगों को, x+y की पावर n। पहला हम n किसको दे देंगे, पूरा का पूरा y को दे देंगे, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, nc0, x की पावर n मिलेगा। फिर दूसरे इसमें क्या था, x को हमने n-1 दिया, y को 1 दे दिया, तो वो आ जाएगा nc1, x की पावर n-1, y की पावर में 1। फिर उसके बाद
x को हमने n-2 दिया, y को हमने 2 दे दिया, तो ये आ जाएगा nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2। मतलब एक तरीके से इन चीजों को हमें इन दो लोगों में बांटना है ना, इसी तरीके से रीड करने के लिए बताया था। तो सेम चीज इसमें है। अब हमें कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। 3 में बांटना है। तो ये देख लो, अगर हमने पूरा का पूरा 21 को दे दिया, पूरा का पूरा 20 इसको दे दिया, तो x की पावर कितनी मिलेगी हमें? 0। तो मान लो वहां पे x की पावर 0 आएगा और उसका कोएफिशिएंट a0 है, उसका कोएफिशिएंट a0 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अगली केस क्या पॉसिबल हो सकती है? हमने इस 1 को 19 दे दिया, इस 20 में से 20 ऑब्जेक्ट में से 19 इसको दे दिए एंड एक ऑब्जेक्ट इसको दे दिया, तो x की पावर कितनी मिलेगी हमें? 1 मिलेगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 18 इसको दे दिए और एक इसको दे दिया, एक सॉरी ये हो गया 19 इसको दे दिए एंड एक इसको दे दिया। मैं बस ये मतलब बताना चाहता हूँ कि इसमें x की कौन सी पावर्स हमें मिलेगी। तो जब हम इसको 19 देंगे और इसको 1 देंगे तो हमें x की पावर 2 मिलेगी, और x की पावर 2 और किस तरीके से आ सकती है? इसको 18 और बीच वाले को 2 दे दें, तो दोनों तरीके से x की पावर 2 आएगी। इसका मतलब x की पावर हमें 2 मिलेगी और उसका कोएफिशिएंट कुछ रहेगा a2। तो यहाँ पे बताओ क्या x की पावर 3 मिल सकती है क्या? x की हाँ, पावर जब 3, 17 दे दे 1 को। यहाँ पे 1 को 17 और इसको 3, या तो इसको 18 इसको 1 तब भी तो x की पावर 3 मिलेगा। मतलब x की पावर 3 भी हमें मिलेगा, उसका कोएफिशिएंट कुछ a3 रहेगा। x की पावर 4 मिलेगा क्या? मिलेगा तो ना x की 18 और पावर 4? सर मिलेगा। हाँ, तो x की पावर 4 भी मिलेगा। ऐसे बताओ हाईएस्ट पावर कौन सी मिलेगी? 60। 40। 40 ना। जब पूरा का पूरा 20 इसके साथ आ जाएगा तो हाईएस्ट पावर हमें 40 मिलेगी। तो तुम बताओ यहाँ पे कितने डिफरेंट टर्म्स है? 41। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स ये आ जाएंगे 41, क्योंकि कहां से कहा x की पावर 0 टू x की पावर 40 तक जा रहे हो, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं 41। तो इस तरीके से निकालने हैं इसमें, क्योंकि अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह नहीं है। बाइनोमियल में 2 का होता है तो हम बता देते हैं अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहते हैं n+1, लेकिन ये अलग है, इसमें 3 टर्म्स है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, बस कितने पॉसिबल पावर्स x की आती है। तो यहाँ पे x आ सकती है, x की पावर 2 आ सकती है, 3 4 मतलब सारी आ सकती है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम? 40 तक एंड मिनिमम 0। तो इसके बीच में सारी पावर्स आ रही है, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स कितने हो जाएंगे? 41। ठीक है, हाँ सर समझ गया। मतलब सर मैक्सिमम पावर +1 ना। नहीं नहीं, इसके बीच में देखो ना क्या क्या आ रहा है। x की पावर 0 1 2 3 4 अप टू 40, तो ये टोटल कितने आ जाते हैं टर्म्स, ये देखना है। ये टोटल टर्म्स कितने? 41 है। यहाँ से ऐसे मतलब मैक्सिमम पावर में 1 मत ऐड कर देना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर तुमने उससे किया तो गलत हो जाएगा। ये हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर लिख अगला लिया। है नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स in the expansion of 1 plus x square plus x की पावर 4 की पावर में 20। अब इवन भी आ सकते हैं। यहाँ पे अब x की पावर 1 मिलेगा क्या? नहीं सर। नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलने वाला है? x की पावर 0 मिलेगा, मतलब a0। फिर उसके बाद x स्क्वायर मिलेगा, उसका कोएफिशिएंट a2। फिर उसके बाद x की पावर 4 मिलेगा, मतलब सारे इवन पावर्स मिलने वाले हैं। एंड हाईएस्ट पावर कितनी आएगी इसकी? मैक्सिमम पावर 80। 80। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं? 0 2 4 अप टू 80।
41। 0 2 4 6 अप टू 80। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो लास्ट टर्म 80 है, 41। फर्स्ट टर्म 0 है, n माइनस 1 इंटू 2 तो n इज इक्वल टू 41। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 41 है। क्लियर है ना? इसमें और पावर्स नहीं आती है। नंबर ऑफ टर्म्स 41 सही है, 41 आ जाता है। क्लियर है? अब इस तरीके के एग्जांपल में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? हाँ सर। तो थर्ड इसमें A4 लिखा है। हाँ तो क्या हो गया? A⁴ सर x⁴ ना। वो x⁴ है। हाँ तो बस इसमें चीजें बांटो, 20 ऑब्जेक्ट्स को इन तीनों में बांटना है और सोचना है कि इसको जब हमने पूरा का पूरा 20 दे दिया तो x की पावर 0 आएगा, 19 इसको 1 इसको तो x की पावर 2 आएगा, फिर 19 इसको और 1 इसको तो x की पावर 4 आएगा, या तो 18 इसको और इसको 2 दे दिया तब भी x की पावर 4 आएगा। मतलब कितनी डिफरेंट पावर्स आ सकती है x की वो देखना है। तो वहां से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स in the expansion of 1 plus x plus x cube plus x की पावर 4 की पावर में 20। या तो चलो x की पावर 5 ले लो यहाँ पे ऐसे। वरना हटाओ ये, इसमें कुछ मिस भी हो सकता है। ये वाला एग्जाम्पल ही लिख लो तुम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये वाला, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये ले लो। इसमें बताओ x की पावर 0 आता है क्या? हाँ सर आता है। x की पावर 1, आता है सर। x की पावर 2, आता है। आता है सर। x की पावर 3 भी आता है। तो ऐसे ही हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 60। 60। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 61। 61। 61। तो नंबर ऑफ टर्म्स 61। हो गया। अब इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 40 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2, या तो 20 लेके चल लो, a2x स्क्वायर अप टू a40, x की पावर 40 है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a40, एंड सेकेंड पार्ट में a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a39। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें देखो, अगर हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया
तो क्या मिलेगा हमें, x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो a0 प्लस a1 प्लस 3 की पावर 20 आ जाएगा इधर, और वो किसके इक्वल, a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a40। 60 है क्या आंसर? नहीं नहीं, एक मिनट देख लो। एंड फिर उसके बाद हमने x की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो -1 पुट करेंगे तो ये 1 कैंसल आउट, तो ये 1 की पावर 20 तो 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, a0 माइनस a1 प्लस a2, यहाँ पे प्लस a3 था तो यहाँ पे माइनस a3 आ जाएगा प्लस a40। अब अगर हमें ये चाहिए तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड ऐड करना पड़ेगा ना। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड पुट x इज इक्वल टू -1। 1 पुट करने पे यह आएगा, -1 पुट करने पे यह आएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑड वाले कैंसल आउट हो जाएंगे, देख लो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ऐड करने के बाद आ जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे 3 की पावर 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a40। तो यहाँ से a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a40 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 20 प्लस 1 अपॉन 2। एंड फिर उसके बाद अगर हमें सेकेंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये इवन वाले कैंसल आउट हो जाएगा और ऑड वाले का 2 टाइम्स। तो ये देख लो, फर्स्ट के लिए ये है, सेकेंड के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो ये देख लो 3 की पावर 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a1 प्लस a3 अप टू a39। तो यहाँ से a1 प्लस a3 अप टू a39, ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर? यस सर, पेज लो। तो इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकलते हैं। एंड नंबर ऑफ टर्म्स के बाद ये पूछा जाता है कि x की इवन पावर जो आ रही है उनके कोएफिशिएंट का सम। तो ये x की इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का सम है, एंड ये ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम है। तो उसके लिए बस वो सिंपली क्या उधर करना है, एक बार x की जगह पे 1 एंड एक बार -1, फिर ऐड करेंगे तो हमें इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का सम आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड वाले का आ जाएगा। तो अगला पेज। उधर 1 कैसे आया? क्योंकि ये देखो x की जगह पे हमने -1 पुट किया, यहाँ पुट करो ना -1, तो ये 1 -1 प्लस 1, तो एक 1 1 गया, बचता क्या, 1 की पावर 20, 1 की पावर 21 ही होता है। ठीक है? यस सर। हाँ, इसमें बहुत सारे मतलब सोचना पड़ता है वहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सर नेक्स्ट पेज लो ना। ये इस तरीके का क्वेश्चन एक आया था, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें ऐसे नहीं था, लेकिन उसमें ये चीज गिवन थी। जैसे मान लो ये हो गया ना, उसमें ये था, कुछ ऐसा था 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अप टू कुछ तो था, एंड फिर ऐसे ही कुछ तो था, मतलब उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा था कुछ a0 प्लस a1 इंटू एक्स a2 इंटू एक्स स्क्वेयर। एंड इन्होंने पूछा था कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x। तो सेम करना था, x की जगह पे -1, x की जगह पे 1, एंड फिर सब्ट्रैक्ट कर देना था, तो हमें ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम मिल जाता। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, फाइंड द सम ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x या इवन पावर्स ऑफ x, तो x की जगह पे 1, x की जगह पे -1, एंड जो चाहिए हमें उसके अकॉर्डिंगली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है? सर तो एक Mains वैसा एग्जांपल ना जिसमें मल्टीप्लिकेशन आता है, क्या एक एग्जांपल ऐसा भी लो जिसमें मल्टीप्लिकेशन वो आएगा तुम्हें और मेंस सम के ऑफ इसमें दिख जाएगा, इस बार के पेपर देख लो तुम, मिल जाएगा वहां पे। ठीक है? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, चलो लिखो नेक्स्ट।
हो गया। तो ये हो गई एक्सपांशन से रिलेटेड सारी चीजें। हर एक तरीके का क्वेश्चन हमने देख लिया है। इसमें एक पॉइंट बस लास्ट में ऐड कर लेना। pth term from starting is n minus p plus 2th term from the end and vice versa. In the expansion of x plus y की पावर n। मतलब जो स्टार्टिंग से pth नंबर की टर्म होगी वो एंड से n माइनस p प्लस 2th नंबर की टर्म आती है, या तो जो एंड से pth नंबर की टर्म होगी वो स्टार्टिंग से n माइनस p प्लस 2th नंबर की टर्म आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। क्योंकि देख भी सकते हो, जैसे हमने मान लो इसका एक्सपांशन किया x प्लस वाई की पावर 6, तो ये क्या आ जाएगा 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर कितना आ जाएगा 5y, फिर उसके बाद 6c2 x की पावर 4y स्क्वायर, 6c3 x क्यूब y क्यूब, फिर उसके बाद 6c4 x स्क्वायर y की पावर 4, 65 x इंटू वाई की पावर 5 एंड 66 x y की पावर 6 आ जाएगा। ये बताओ एंड से कौन से नंबर की टर्म है? एंड से कौन से नंबर की टर्म? नंबर की सेकेंड नंबर की टर्म है। तो और स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म है? 6 नंबर। स्टार्टिंग से 6 नंबर की टर्म है, तो देख लो कैसे आती है। n मतलब क्या है 6, ये एंड से सेकेंड नंबर की टर्म है, तो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म आ गई? 6 नंबर की टर्म आ गई। ये बताओ स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म है? 3। थर्ड। तो एंड से देख लो कौन से नंबर की टर्म आ जाती है, तो ये आ जाएगी एंड से 5th नंबर की टर्म। तो दिख जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड से 5th नंबर की टर्म। ठीक है, तो स्टार्टिंग से pth नंबर की टर्म, एंड से n माइनस p प्लस 2th नंबर की टर्म आती है, या तो एंड से pth नंबर की टर्म स्टार्टिंग से n माइनस p प्लस 2th नंबर की टर्म आएगी। दोनों तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपांशन से रिलेटेड सारी चीजें। अगला है अब मिडल टर्म। मिडल टर्म मिडल टर्म ठीक है, अगर हमने ये लिया है x प्लस वाई की पावर n, तो इसका एक्सपांशन ये आता है nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 y, ऐसे ही ncn y की पावर n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे यहाँ पे? और या फिर अरे नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स n+1। तो अब पूरी कहानी डिपेंड करती है n के ऊपर। अगर n हमने इवन लिया, n को इवन लिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स ऑड क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं n+1, और अगर हमने n को इवन लिया तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर होते तो उसमें कितने मिडल टर्म्स होते वो देख लो। मान लो अगर हमने ये लिया है n को इवन, मतलब ये 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4, तो देख लो नंबर ऑफ टर्म्स कितने ऑड है, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने मिडल टर्म है? एक मिडल टर्म, एक ही मिडल टर्म है ना, एक ही मिडल टर्म है। और ये कौन से नंबर की टर्म है?
n/2 थर्ड थर्ड यहाँ पे थर्ड नंबर की टर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 4/2 प्लस 1th नंबर की टर्म, है ना? तो सेम चीज यहाँ पे 1 मिडल टर्म, एंड वो नंबर कौन से नंबर की टर्म होगी? n/2 प्लस 1th नंबर की टर्म होगी। ठीक, क्लियर है ये वाला? अगर n इवन, हाँ सर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, तो उस केस में एक ही मिडल टर्म आती है, और वो कौन सी टर्म होती है? n/2 प्लस 1th नंबर की टर्म। फिर अगला है n जब ऑड रहेगा, n जब ऑड रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने आ जाएंगे? इवन 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 नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाएंगे। तो इसके लिए एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं? n की जगह पे 5। तो ये देख लो, n 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं? 6। और इसमें 6 है, मिडल टर्म्स कितने हैं? 2 है, दो दो। ये वाला मिडल टर्म एंड एक ये वाला मिडल टर्म है। ये कौन से नंबर की टर्म है? थर्ड और ये वाली 4th नंबर की टर्म। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 1 अपॉन 2th नंबर की टर्म एंड 5 + 3 अपॉन 2th नंबर की टर्म। तो ये यहाँ से 3rd नंबर की टर्म है, यहाँ से 4th नंबर की टर्म आएगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी 2 मिडल टर्म्स, 2 मिडल टर्म्स, और एक टर्म कौन सी रहेगी? n + 1/2th नंबर की टर्म एंड n + 3/2th नंबर की टर्म। ठीक है, क्लियर है ये वाला मिडल टर्म का कंसेप्ट? यस सर क्लियर। तो लिख लो इसको। हाँ सर लिख लिया। तो 2 मिडल टर्म होंगे यहाँ पे, मतलब किसमें? जब n ऑड होगा तो 2 मिडल टर्म, n इवन होगा तो 1 मिडल टर्म होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक और चीज लिखनी है। 4c0, मान लो n की जगह पे हमने 4 लिया है, तो उसमें ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आते हैं, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। तो एक मिडल टर्म है 3rd नंबर की, एंड उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या ये है ना? मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये है। 4c0 की वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू 4, 6, 4, 1। तो यहाँ पे देख लो मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसा रहता है, देख के बताओ। हाईएस्ट कोएफिशिएंट हाईएस्ट रहता है, मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट हाईएस्ट रहता है, ग्रेटेस्ट रहता है। अगला ये भी देख लो तुम, हमने अगला एग्जांपल कौन सा लिया था? 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। तो इसमें इसकी वैल्यू 1, मिडल टर्म ये दो आने वाले हैं, तो ये 5, ये 10, 10, ये 5, ये 1। तो देखो मिडल टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है और वो हाईएस्ट है। मिडल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है और दोनों हाईएस्ट है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें लिखना है, ये दोनों एग्जांपल लिख लो तुम साइड में, मतलब यहाँ पे ऐसे नोट लिखने के लिए जगह छोड़ दो एंड साइड में ये दोनों एग्जांपल लिखो। एकदम बीच में लिख दिए सर। कोई नहीं, चलो उसके नीचे लिखो फिर तुम, जब प्रीवियस पेज लिखो जल्दी से इसको। हो गया? हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ पे लिखो पहला पॉइंट, मिडल टर्म हैज greatest
बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कैसा होता है? ग्रेटेस्ट होता है। तो मिडल टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक पैटर्न देखो यहाँ पे, पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है फिर कम होती है। मिडल टर्म तक बढ़ेगी, फिर First उसके बाद क्या binomial- होगी? कम होगी। एंड फिर ये देखो, ये मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट उससे जो इक्विडिस्टेंट है, जैसे देखो उससे पीछे एक जाएंगे तो ये मिलेगा, आगे एक जाएंगे तो ये मिलेगा। तो मिडल टर्म से जो इक्विडिस्टेंट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम है। सेम है। सेम। तो ये पॉइंट लिख लो अगले में। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स which are equidistant from the middle term, which are equidistant from the middle term, have same value, have same value, have same value, have same value. Binomial coefficients which are equidistant from the middle term have same value. And तीसरा point, तीसरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट, value of the binomial coefficient increases up to middle term, increases up to middle term, then value of the binomial coefficient decreases. Value of the binomial coefficient increases up to middle term, then value of the binomial coefficient decreases. तो ये तीनों जो पॉइंट है ना, उसका हम यूज किस में लेंगे? जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट में हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इसमें भी इनइक्वालिटी आती है, उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो उस केस में हम इन तीनों पॉइंट्स का यूज लेंगे। मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, मिडल टर्म से जो इक्विडिस्टेंट रहते हैं उनका बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम रहता है, एंड पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी अप टू मिडल टर्म, देन उसकी वैल्यू घटेगी। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। ये इनइक्वालिटी और केसेस बनाना कौन से चैप्टर में नहीं होगा? ये सब में होगा लगभग, पीएनसी में नहीं होगा। चलो कोई नहीं। सर उधर केसेस और ये नहीं होगा, पर उधर पॉसिबिलिटीज तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ, पॉसिबिलिटीज तो वहां पे लिखनी पड़ेगी, केसेस तो वहां पे तो होंगे ही, वही हो गया ना सर फिर। इनइक्वालिटी नहीं होगी बस वहां पे, ऐसा है। चलो कोई नहीं। तो लिखो इसमें, फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर में 14, इसमें मिडल टर्म फाइंड आउट करो। एंड सेकेंड है 3a माइनस ए क्यूब अपॉन 6 की पावर में 9, इसमें मिडल टर्म फाइंड आउट करो। सर हाँ, -14 CR
एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर में 7। ये पहले वाले में है। दूसरे में इस टॉपिक के जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ही हिंट गिवन रहती है इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने की। सर हो गया। हो गया। चलो पहले वाले में देखो, यहाँ पे ये 14 है तो कितने मिडल टर्म्स रहेंगे? 1। 14C 14 बाई 2 प्लस 1th नंबर की टर्म मिडल टर्म रहेगी, दैट इज 8 नंबर की टर्म। तो इसमें 8 नंबर की टर्म कैसे निकालेंगे हम? 14C 7, 1 की पावर में 14 माइनस 7 एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर में कितना आ जाएगा? 7। क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें कितने मिडल टर्म्स? 2। 2। 9 प्लस 1 15। बाई 2th नंबर की टर्म एंड 9 प्लस 3 बाई 2th नंबर की टर्म। तो 9 प्लस 1 मीन्स ये कौन सी टर्म? 5th नंबर की टर्म एंड ये आ जाएगा 6 नंबर की टर्म। तो 5th नंबर की टर्म यहाँ पे हो जाएगी 9C4 3a की पावर में 5 एंड माइनस a क्यूब बाई 6 की पावर में ये कितना आ जाएगा? 4 एंड T6 ये आ जाएगा यहाँ पे 9C5 3a की पावर में 4 एंड माइनस a क्यूब बाई 6 की पावर में 5। ठीक है? आवाज आ रही है क्या? यस हाँ सर। सर। यस तो सर। वो Clear, एग्जांपल sir. पूरा लिख लिया था ना Clear है, तुम sir. लोगों ने? हाँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब अगले में हम देखते हैं इनइक्वलिटी इसमें। तो ये है, और जैसे एक चीज मैं बता देता हूं तुम्हें, जैसे यहाँ पे n आएगा NCR, तो हमें एक्सपांशन देखना किसका है? 1 प्लस एक्स की पावर n का। जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ रहेगा, हम किसके एक्सपांशन की बात करेंगे? 1 प्लस एक्स के पावर n की एक्सपांशन की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बाइंदा से ये। अगर यहाँ पे n माइनस 1 है तो किसका एक्सपांशन? 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 का एक्सपांशन। अगर सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स यहाँ पे है, जहां n है n माइनस 1 ऐसा है, तो पहली इनइक्वलिटी है 13C 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सर 13CR। हाँ, ये आप क्या बता रहे हो? सीजन ही चेंज कर दिया। क्यों? सर वो मिडिल सर टर्म हम जेबी बैच वाले हैं। हाँ तो क्या हो गया? जेबी बैच वाले हो तो? सर हमारा ये शुरू भी नहीं हुआ सर, आप कुछ अलग बता रहे थे वो मिडिल टर्म का। टर्म वाला किया था सर। तो मिडल टर्म तो हो गया ना? अच्छा, नो हो सर गया आप तो। उसी डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर हाँ, आप बहुत मतलब वो मिडल टर्म वाला क्वेश्चन हो गया था ना, वो लिख लिया था। वो क्लियर था क्या? Second. क्वेश्चन बताओ। हाँ सेकंड सर, बाकी है, लेकिन सेकंड। आपने जो आधा बताया ना वो समझ में नहीं आया। अब कौन सा क्वेश्चन लिखा था? क्या तुमने आंसर लिख लिया था? पहला ही हुआ था क्या? चलो पहले वो देख लेते, फिर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे लगा वो हो गया तुम लोगों का, और आधा हुआ था। तो ये देख लो, दूसरा क्वेश्चन ये था 3a माइनस a क्यूब बाई 6 की पावर में 9 था। तो इसमें दो मिडल टर्म है, 5th नंबर की एंड 6th नंबर की टर्म। तो यहाँ पे T5 क्या आ जाएगा? 9C4
3a की पावर में 5 एंड माइनस a क्यूब बाई 6 की पावर में 4 आ जाएगा, एंड t6 जो है वो आ जाएगा 9c 5 3a की पावर में 4 एंड माइनस a क्यूब बाई 6 की पावर में 5। ठीक है, अब उसके बाद इनइक्वलिटी देखनी है हमें। 3 पॉइंट्स तो वो क्लियर थे ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड, मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट, फिर उससे इक्विडिस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू सेम, एंड पहले वैल्यू बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है। Yes. चलो उसके बाद इनइक्वलिटी आते हैं, इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाते हैं बाइनोमियल में, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में। तो यहाँ पे 13c7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13c r। तो मैंने ये बोला था जब भी यहाँ पे 13 लिखा हुआ रहेगा हम इसके एक्सपांशन की बात करेंगे, 1 प्लस एक्स के पावर 13। तो इसमें कितने मिडल टर्म्स होते हैं बताओ? मिडल टर्म एक मिडल टर्म। आवाज अटक रही है तो क्या? दो नहीं अटक रही नहीं सर। अटक रही। हाँ, तो इसमें 2 मिडल टर्म रहते हैं। 2 मिडल टर्म कौन से रहेंगे? 13 प्लस 1 अपॉन 2th नंबर की टर्म एंड 13 प्लस 3 अपॉन 2th नंबर की टर्म। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 एंड ये आ जाएगा कौन सा? 8th नंबर की टर्म। तो 7th नंबर का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है? 13c6 एंड फिर उसके बाद वाले का क्या आएगा? 8th वाले का 13c7। 13c7। तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी और यही दोनों क्या रहेंगे? ग्रेटेस्ट रहेंगे। एंड इसके पहले आ जाएगा 13c0 13c1, ऐसे ही यहाँ पे 13c5, फिर इसके बाद आ जाएगा 13c8 अप टू कहाँ तक जाएंगे? 13c13। तो पहले वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ेगी, इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, फिर इसके बाद वैल्यू घटेगी, फिर इससे जो इक्विडिस्टेंट रहते हैं मतलब 13c5 एंड 13c8, 13c4 एंड 13c9, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13c7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13c6। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 13c7 ही सबसे बड़ा है। अरे हितेश, मैंने ये बताया, अब यहाँ पे 13 आ रहा है ना, 13 है, इसमें 2 मिडल टर्म रहेंगे 7th एंड 8th। तो 7th टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 13c6 आएगा, 8th टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 13c7 आएगा, एंड मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, तो ये दोनों ग्रेटेस्ट है। इसके पहले कौन से बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे? 13c0 13c1 अप टू 13c5, एंड इसके बाद कौन से आएंगे? 13c8 13c9, ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों की वैल्यू तो ग्रेटेस्ट है, फिर इससे जो इक्विडिस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू सेम रहेगी, मतलब ये 13c5 13c8, इसके पहले 13c4 13c9, इनकी वैल्यू सेम रहेगी, पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर घटेगी। तो ये 3 पॉइंट वहां पे हो गए थे अपने। अब यहाँ पे देखो हमें 13c7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 13cr दिया गया है, एंड यही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। अगर यहाँ पे 13 आता है तो 13c7 ही ग्रेटेस्ट है, तो तुम r की वैल्यू बताओ क्या होगी? क्लोज 6 to 0 नहीं ओपन। यही ये दोनों होगी क्या? r होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, r होल नंबर होना चाहिए। सर ये दोनों क्यों नहीं? तो सारे आएंगे ना, एक मिनट, सारे आएंगे क्योंकि यही ग्रेटेस्ट है। r की जगह पे हम 0 to 13 कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले हम, तो ये 13c7 बड़ा ही आएगा हमेशा। हाँ सर। क्लियर है कि नहीं बताओ बात? यस हाँ सर। सर clear। यही दोनों ग्रेटेस्ट है, तो 13c7 ही ग्रेटेस्ट था, तो उसके अलावा r की जगह पे कुछ भी आने दो तो बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब r की जगह पे हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 अप टू 13, इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 7 आएगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, 6 आएगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज
अगर हमने 0 ले लिया तो 13C7 बड़ा ही है, 1 ले लिया 13C7 बड़ा ही है, 13 ले लिया तब भी 13C7 बड़ा है, तो R की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा है। अब R होल नंबर एंड R कहाँ से कहाँ 0 to 13 वेरी करता है, तो R की वैल्यू उसके बीच में तुम कुछ भी ले लो, सबके लिए इनइक्वलिटी वैलिड रहेगी। लेकिन जैसे ये बोलूंगा मैं 13C7 इज लेस देन और इक्वल टू 13CR, तो R की वैल्यू बताओ। R की वैल्यू सिर्फ नहीं सर, 6 आएगी सर। 6 and 7, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है ना, तो 13C7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 13C7 वैलिड है, एंड 13C7 की वैल्यू 13C6 के इक्वल ही आती है, मतलब R की वैल्यू हम 6 and 7 ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी ले ली तो 13C7 उससे छोटा नहीं रहेगा। क्लियर है ये वाला? सर हाँ, आपने सर। इक्वलिटी नहीं दी तो 5 लगा आता है। रहे, बस इक्वल टू ही आएगा ना। हाँ तो क्या हो गया, इक्विलिटी तो होल्ड कर गई ना, लेस देन तो कभी होगा नहीं, लेकिन इक्विलिटी तो होल्ड कर जाएगी वहां पे दो वैल्यूज के लिए, तो बस खत्म। जैसे 0 लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा है वो करेक्ट ही है एक तरीके से, क्योंकि वहां पे इक्विलिटी तो होल्ड करती है ना, भले ही 0 लेस देन 0 नहीं है, इक्विलिटी तो आती है। तो सेम चीज यहाँ पे है, 13C7 लेस देन और इक्वल टू 13CR, तो R क्या क्या हो सकता है, 0 0 तो नहीं हो सकता है, 7 and 6, बस दो ही वैल्यूज। अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, जल्दी से बताओ, 13 ही ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि उसका डाटा हमने निकाला हुआ है, कौन बड़ा कौन छोटा, फिर उसके बाद इक्विडिस्टेंट वाला। 13C5 इज ग्रेटर देन 13CR, तो R की वैल्यू बताओ। 1 to 7। थोड़ा सा सोच समझ के बताओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, 13C5 इज लेस देन 0 13CR। to 4 हाँ, सर, 0 to 4 यूनियन 8 to 13। पहले वाले का आंसर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये देख लो पहले वैल्यू बढ़ती है, यहां तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद वैल्यू घटेगी। 13C5 एंड 13C8 की वैल्यू सेम है, फिर उसके बाद ये जो बीच वाले दो है उनकी वैल्यू 13C5 से ज्यादा है, लेकिन इससे छोटे एंड 13C8 से बड़े, इधर इन सब की वैल्यू 13C5 से कम रहेगी। तो देख लो R की वैल्यू क्या, फिर 9 8 के बाद क्या है, 9 10 11 12 13। क्लियर है क्या, बताओ ये। हाँ सर। अगले वाले की वैल्यू, अगले वाले का बताओ। अगले वाली की 6 and 7। 6 and 7 सिर्फ, क्योंकि 13CR इज ग्रेटर देन 13C5, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यही दोनों हैं जिनकी वैल्यू 13C5 से ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे अगर इक्विलिटी लगा देते तो क्या क्या आती है R की वैल्यू, 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है, अगर इक्विलिटी लगती तो वो वैल्यू आती उसकी, लेकिन इक्विलिटी नहीं है तो सिर्फ दो ही वैल्यूज। क्लियर है अब ये चारों एग्जांपल इनइक्विलिटी वाले। हाँ सर। यस सर। लो ना, हाँ पेज पीछे लो ना। हाँ, हाँ सर, हो मतलब गया। इसमें कुछ सॉल्व करने लायक तो है ही नहीं। सॉल्व करने लायक कुछ भी नहीं है, बस ये चीज ढूंढनी है। यहाँ पे 13 13 दोनों जगह 13 13 होना चाहिए, तो इसका हम एक्सपांशन देखेंगे तो उसमें दो मिडल टर्म्स, तो बस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को ऐसे लिखा, मिडल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट, फिर मिडल टर्म तक वैल्यू बढ़ती है फिर घटती है, इक्विडिस्टेंट वालों की वैल्यू सेम होती है, तो उसी कंसेप्ट का यूज करना है उन 3 पॉइंट्स का, सॉल्व तो कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो हो गया? वैसे कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया बाइनोमियल का? हाँ बाइनोमियल का कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया हमने? हाँ, लगभग हो गया, 40-50% हो गया, 40% तो। ठीक है, मेंस में ज्यादातर फोकस इन्हीं पहले वाले पार्ट पे ही रहता है।
कोएफिशिएंट निकालो, कोएफिशिएंट निकालो, कोएफिशिएंट निकालो। एडवांस में फिर वो सीरीज के ऊपर भी जाते हैं, मेंस में भी जाते हैं, एक दो क्वेश्चन सीरीज के भी आए हैं, वो देखेंगे हम। तो अब इनइक्वालिटी कर पाओगे ना सॉल्व? तो क्वेश्चन तुम होमवर्क के लिए लिख लेना, ये वाला यहाँ पे 14C 7 या 14C 5, 14C 5 is less than or equal to 14C R and 14C 5 is greater than 14C R। तो इनको तुम सॉल्व करके आना कल, ठीक है? सर प्रीवियस पेज लीजिए ना। हाँ, और इसका तुम अब सेक्शन ए लगा सकते हो, सेक्शन ए। सर कल तो एफओएम होगा ना? हाँ, कल एफओएम होगा, इसका सेक्शन ए लगा के रखना, पार्ट 1 पार्ट 2। अगले लेक्चर में फिर वो डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ट्रिक कब करोगे? तो ये हाँ कंप्लीट सर, कर। ट्रिग्नोमेट्री बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या बाकी है? फुल एक्सरसाइज 3 बाकी है। अच्छा, एक्सरसाइज 3 क्या? चलो, वो छोटी सी एक्सरसाइज 3, उसकी ज्यादा बड़ी नहीं है, कर लेंगे। वो है ना अपनी डीसी आ रही है ना सैटरडे को, तब कर तो लेंगे। उसमें तो सीक्वेंस होगा ना, उसका भी एक्सरसाइज 3 बचा है। उसका एक्सरसाइज 2 हो गया ना, पूरा एक्सरसाइज 2 उसका। सर 3 बचा है ना? तो दोनों का 3 उस दिन कर लेंगे, एक्सरसाइज 3, ठीक है? सैटरडे के दिन दोनों का एक्सरसाइज 3। तो चलो पढ़ो। कोई डाउट?